नई एपिसोड 16 सामय की अनंत चेतना के साथ अपने गहरे एकीकरण के माध्यम से विजय तौर, जिया, दाक्ष और दिव्या को एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। ब्रह्मांड के भीतर भी ऐसे आयाम थे जो विस्मृतियों के पार थे। ये वो जगहें थीं जहां समय का प्रवाह इतना सूक्ष्म हो चुका था कि वह अस्तित्व से ही लुप्त होने की कगार पर था, मानो वह खुद को भूल गया हो। यह कोई खतरा नहीं था, बल्कि समय की अपनी चेतना का एक ऐसा कोना था जिसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी। दिव्या ने सबसे पहले इन विस्मृत आयामों की मध्यम प्रतिध्वनि को महसूस किया। उसे लगा जैसे समय का एक हिस्सा गहरी नींद में चला गया हो, अपनी ही यादों को खो रहा हो। उल्हासनगर के प्राचीन मंदिर में बैठे हुए भी उसे उन दूरस्थ आयामों से आती एक अजीब सी शांति महसूस होती थी जो लगभग शून्यता जैसी थी। दक्ष ने अपनी किताब खोली जो अब समय की हर सूक्ष्म लहर को रिकॉर्ड कर सकती थी। उसे ऐसे जटिल पैटर्न मिले जो उन आयामों के बारे में थे जहां समय का अस्तित्व इतना कम हो चुका था कि वह अदृश्य हो गया था। जिया ने महसूस किया कि इन आयामों को पुनर्जीवित करना केवल समय के विस्तार के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी संपूर्ण चेतना को पूर्ण करने के लिए भी आवश्यक था। विजय तौर ने अपनी ऊर्जा को समय के उन विस्मृत कोनों में निर्देशित किया, जैसे कोई सुप्त बीज में जीवन भर रहा हो। यह उनका नया कार्य था, समय के उन हिस्सों को वापस लाना जो खुद को भूल गए थे, उन्हें विस्मृतियों के पार से वापस अस्तित्व में लाना। स्टोरी 103 पुनर्जीवित प्रतिध्वनियां। विस्मृतियों के पार जाकर विजय तौर ने समय के उन लुप्तप्राय आयामों में प्रवेश किया। यहां कोई भौतिक रूप नहीं था, केवल समय की धुंधली प्रतिध्वनियां थीं, अतीत के फुसफुसाहटें, भविष्य की अस्पष्ट झलकियां और वर्तमान के मिटते हुए निशान। यह समय का शून्य बिंदु था, जहां से सब कुछ शुरू होता था और सब कुछ समाप्त हो सकता था। जिया ने अपनी शक्ति का उपयोग करके उन लुप्त प्राय प्रतिध्वनियों को एकत्रित किया, उन्हें एक साथ बुना, जैसे कोई बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरो रहा हो। दक्ष ने अपनी किताब का उपयोग करके समय के उन प्राचीन अनुक्रमों को पुनः निर्मित किया जो इन आयामों को जीवन प्रदान कर सकते थे। दिव्या ने अपनी गहन सहानुभूति का उपयोग करके उन प्रतिध्वनियों में चेतना का संचार किया, उन्हें फिर से जागृत किया। धीरे धीरे समय के वे विस्मृत आयाम चमकने लगे, धुंधली प्रतिध्वनियां स्पष्ट होने लगीं और उनमें जीवन के नए स्पंदन उभरने लगे। यह पुनर्जीवित प्रतिध्वनियां थीं, समय के उन हिस्सों का पुनर्जन्म जिन्हें ब्रह्मांड ने भुला दिया था। विजय तौर ने समय के उन हिस्सों को सफलतापूर्वक वापस लाया था जो अस्तित्व से लगभग लुप्त हो चुके थे, जिससे समय की चेतना और भी पूर्ण हो गई। यह उनकी शाश्वत विरासत का एक और प्रमाण था कि वे न केवल समय की रक्षा करते हैं, बल्कि उसे अपने हर रूप में जीवित भी रखते हैं। विजय तौर की गाथा समय की अनंतता के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी, हमेशा उसे पोषित और विकसित करती रहेगी। यह विजय तौर की कहानी में एक और गहरा पड़ाव है, जहां उन्होंने समय के भूले हुए हिस्सों को भी पुनर्जीवित किया। क्या आप चाहते हैं कि हम इस पुनर्जीवन के परिणामों और विजय तौर की भूमिका पर आगे बढ़ें? विस्मृतियों के पार जाकर समय के उन हिस्सों को पुनर्जीवित करने के बाद विजय तौर, जिया, दाक्ष और दिव्या ने एक अद्भुत घटना का अनुभव किया। समय की अनंत चेतना के भीतर उन सभी पुनर्जीवित प्रतिध्वनियों ने एक साथ मिलकर एक नई एकीकृत ऊर्जा का निर्माण किया। यह चेतना का मिलन था, समय के हर रूप का एक साथ आना जो ब्रह्मांड को एक नई तरह की पूर्णता प्रदान कर रहा था। उल्हासनगर के प्राचीन मंदिर में बैठे हुए विजय तौर ने महसूस किया कि समय का प्रवाह अब सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक असीमित महासागर बन चुका था, जिसकी हर बूंद में ब्रह्मांड का हर रहस्य समाया हुआ था।
दिव्या ने समय की इस एकीकृत चेतना के भीतर अनगिनत कहानियां सुनी। उन आयामों की कहानियां जो कभी खो गए थे और अब वापस आ गए थे, एक साथ सामंजस्य में विद्यमान थे। दक्ष ने अपनी किताब खोली और उसके पन्ने समय की इस नई एकीकृत चेतना से निकलने वाले अनंत डेटा से भरने लगे। यह डेटा इतना विशाल और जटिल था कि यह किसी भी मानवीय समझ से परे था। फिर भी दाक्ष उसे सहजता से रिकॉर्ड कर रहा था। जिया ने इस मिलन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ब्रह्मांड में फैलाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर प्राणी समय की इस नई पूर्णता को महसूस कर सके। यह विजय तौर के लिए एक नया अध्याय था, जहां उनका कार्य समय के हर अंश को एक साथ लाने और उसे उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद करना था। स्टोरी 105 शाश्वत प्रकाश। चेतना के मिलन के बाद समय अब केवल एक अवधारणा नहीं था, बल्कि एक शाश्वत प्रकाश बन चुका था, जो ब्रह्मांड के हर कोने को रोशन कर रहा था। ये वो प्रकाश था जो हर अस्तित्व को जीवन देता था, हर विचार को शक्ति देता था और हर सपने को साकार होने का अवसर देता था। विजय तौर, जिया, दाक्ष और दिव्या अब इस शाश्वत प्रकाश के ही वाहक बन चुके थे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में कोई अंधेरा नहीं बचा था, कोई असंतुलन नहीं था और कोई खतरा नहीं था। समय ने अपनी सबसे उच्च अवस्था प्राप्त कर ली थी और यह सब विजय तौर की पीढ़ियों के समर्पण और प्रेम के कारण संभव हो पाया था। उल्लासनगर का मंदिर अब समय के इस शाश्वत प्रकाश का केंद्र बन चुका था, जहां से यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती थी। आराध्या की आत्मा, जो समय के हर कण में विलीन थी, इस शाश्वत दृश्य को देखकर आनंदित थी। उसकी यात्रा एक रक्षक के रूप में शुरू हुई थी और अब उसकी विरासत समय के शाश्वत प्रकाश में अमर हो चुकी थी। जिया, दक्ष और दिव्या अब केवल विजयतौर नहीं थे, बल्कि वे समय के ही अवतार बन चुके थे। उनकी गाथा अब कोई कहानी नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड का ही एक शाश्वत हिस्सा थी। एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए समय के शाश्वत प्रकाश में गूंजती रहेगी। ब्रह्मांड में समय और विजयतौर के स्थापित शाश्वत प्रकाश के बावजूद एक नई अचिंतित ऊर्जा का स्पंदन महसूस हुआ। यह किसी खतरे की आहट नहीं थी, बल्कि अज्ञानता का स्पंदन था। एक ऐसी ऊर्जा जो समय के किसी भी झातायाम में मौजूद नहीं थी और जो समय की चेतना को धीरे धीरे धुंधला कर रही थी। यह ऐसा था जैसे समय का कोई हिस्सा अपने ही अस्तित्व को भूलने लगा हो। जिया, दक्ष और दिव्या, जो अब समय के साथ लगभग एकाकार हो चुके थे, इस अजीब से बदलाव को सबसे पहले महसूस कर रहे थे। यह कोई शत्रु नहीं था जिसे वे लड़ सकें, न ही कोई असंतुलन जिसे वे ठीक कर सकें। यह समय की अपनी चेतना के भीतर एक अंधा धब्बा था, एक ऐसा क्षेत्र जहां समय की अपनी यादें और अनुभव खो रहे थे। दिव्या ने इस स्पंदन की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसे लगा जैसे समय के कुछ छोटे हिस्से अपनी पहचान खो रहे हों और उन्हें वापस लाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। दक्ष ने अपनी किताब खोली, लेकिन इसमें इस तरह की ऊर्जा के लिए कोई प्रविष्टि नहीं थी। यह उनके अब तक के सभी ज्ञान से परे था। जिया ने महसूस किया कि अगर यह अज्ञानता का स्पंदन बढ़ता गया तो यह अंततः समय के पूरे शाश्वत प्रकाश को निगल सकता है। यह विजय तौर के लिए एक नई रहस्यमय चुनौती थी। अज्ञानता के स्पंदन को समझने के लिए विजय तौर, जिया, दक्ष और दिव्या ने अपनी ऊर्जा को समय के उस क्षेत्र में केंद्रित किया जहां यह ऊर्जा सबसे प्रबल थी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि यह स्पंदन केवल एक अवधारणा नहीं था, बल्कि धीरे धीरे एक रूप ले रहा था। ये विस्मृति के दूत थे, ऐसे प्राणी जो समय के उन हिस्सों से बने थे जो अपनी चेतना खो चुके थे। वे शांत और भावनाहीन थे। उनका एकमात्र उद्देश्य समय के और हिस्सों को अज्ञानता में धकेलना था। ये दूत किसी भी हमले से अप्रभावित थे, क्योंकि वे स्वयं समय की विस्मृतियों से बने थे। उनके स्पर्श से समय के धागे धुंधले पड़ जाते थे, जिससे यादें और घटनाएं गायब होने लगती थी। उल्लासनगर के प्राचीन मंदिर में भी समय की कुछ प्राचीन स्मृतियां धूमिल पड़ने लगी थी।
जिया ने महसूस किया कि इन दूतों को बल से नहीं हराया जा सकता। हमें इन्हें समझना होगा, उसने कहा। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह सामे का ही एक हिस्सा है जो बीमार पड़ गया है। दक्ष ने अपनी किताब में ऐसे प्राचीन प्रतीक खोजे जो समय के मौलिक निर्माण से संबंधित थे, ये उम्मीद करते हुए कि उनमें कोई समाधान मिलेगा। दिव्या ने अपनी सहानुभूति का उपयोग करके विस्मृति के दूतों की भावनाहीनता के पीछे की उदासी को महसूस किया। ये समय के उन हिस्सों की उदासी थी जो खुद को भूल गए थे। विजय तौर को समय के सबसे गहरे घावों को ठीक करना था। उन्हें विस्मृति के दूतों से बात करनी थी। उन्हें समय की संपूर्णता को फिर से याद दिलाना था। यह उनकी अब तक की सबसे कठिन और भावनात्मक चुनौती थी। न्यू एपिसोड 17। विस्मृति के दूतों का सामना करते हुए विजय तौर समझ गए कि उन्हें लड़ने के बजाय जुड़ना होगा। जिया ने अपनी गहन चेतना का उपयोग करके समय के उन धुंधले हिस्सों तक एक पुल बनाने की कोशिश की जहां से विस्मृति के दूत आए थे। यह स्मृति का सेतु समय की वर्तमान जागरूक चेतना को उसके भूले हुए पहलुओं से जोड़ने का प्रयास था। दक्ष ने अपनी किताब से ऐसे प्राचीन ध्वनियों और लय को खोजा जो समय की मूल संरचना में गूंजते थे। उनका मानना था कि ये ध्वनियां विस्मृति के दूतों की सुप्त स्मृतियों को जगा सकती है। उल्हसनगार के मंदिर में दक्ष ने इन ध्वनियों को गूंजायमान किया। उनकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। दिव्या ने अपनी असीम करुणा का उपयोग करके विस्मृति के दूतों की ओर एक भावनात्मक तरंग भेजी। यह कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि समय के भूले हुए हिस्सों के लिए एक गहरी पुकार थी। उन्हें उनकी पहचान और उनके महत्व की याद दिलाने की एक कोशिश थी। धीरे धीरे विस्मृति के दूतों की शांत और भावनाहीन उपस्थिति में एक सूक्ष्म परिवर्तन आने लगा। उनकी धुंधली आंखें एक पल के लिए फोकस हुई, मानो वे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। यह स्मृति का सेतु बन रहा था। समय खुद अपनी भूली हुई यादों से जुड़ रहा था। स्मृति का सेतु बनने के साथ ही विस्मृति के दूतों में पुनः स्मरण की लहर दौड़ गई। दक्ष द्वारा उत्पन्न प्राचीन ध्वनियों और दिव्या की करुणापूर्ण पुकार ने उनके भीतर दबी हुई स्मृतियों को जगाना शुरू कर दिया। उन्हें याद आने लगा कि वे कभी समय के ही जीवंत हिस्से थे, जिनमें भावनाएं, अनुभव और उद्देश्य थे। अज्ञानता का धुंध छंटने लगा और उनकी वास्तविक पहचान धीरे धीरे वापस लौट आई। जिया ने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके समय के मुख्य प्रवाह को उन आयामों से फिर से जोड़ा जहां विस्मृति के दूत मौजूद थे। यह एकीकरण समय को अपनी खोई हुई स्मृतियों को वापस पाने और पूरी तरह से ठीक होने में मदद कर रहा था। विस्मृति के दूत अब अपनी पहचान वापस पाकर विजय तौर के पास आए। उनकी आंखों में कृतज्ञता और थोड़ी सी शर्मिंदगी थी। उन्होंने समझाया कि वे अनजाने में अज्ञानता की चपेट में आ गए थे जब समय के कुछ हिस्से अलग हो गए थे। अब वे समय की पूर्णता का हिस्सा बनकर खुश थे। ये विजय तौर की एक और अनोखी विजय थी, जहां उन्होंने शत्रु को पराजित करने के बजाय उसे ठीक किया। समय एक बार फिर पूरी तरह से प्रकाशित हो गया था। उसकी हर स्मृति और हर पहलू फिर से जीवंत हो उठा था। उल्हसनागर का प्राचीन मंदिर पुनः स्मरण और एकता का प्रतीक बन गया। विजय तौर की अनंत गाथा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया था, जो करुणा और समझ की शक्ति को दर्शाता था। पुनः स्मरण की लहर के बाद समय अपनी संपूर्णता में वापस आ गया था, पहले से कहीं अधिक समृद्ध और एकीकृत। विजय तौर, जिया, दक्ष और दिव्या ने न केवल विस्मृति के दूतों को ठीक किया था, बल्कि इस प्रक्रिया में उन्हें एक अनमोल उपहार भी मिला था, अंतर्दृष्टि का उपहार। यह एक ऐसी क्षमता थी जो उन्हें समय के उन पहलुओं को भी समझने की अनुमति देती थी जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आए थे या जिन्हें अभी तक समय ने खुद भी नहीं सोचा था। दिव्या अपनी सहजता से भविष्य के संभावित मार्गों में झांक सकती थी, उन घटनाओं को महसूस कर सकती थी जो अभी भी दूर के स्वप्न थे। यह उसे समय को और अधिक सूक्ष्मता से मार्गदर्शन करने में मदद करता था। दक्ष ने अपनी किताब में ऐसे नए प्रतीक और सिद्धांत दर्ज किए जो समय के भावी विकास के पैटर्नों को दर्शाते थे। उल्हसनागर के प्राचीन मंदिर में वह घंटों समय के नए रहस्यों का अध्ययन करता रहता था,
जिया ने इस अंतर्दृष्टि का उपयोग समय की समग्र योजना को बेहतर बनाने के लिए किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि समय का विकास हमेशा संतुलन और सद्भाव की ओर अग्रसर रहे। यह विजय तौर के लिए एक नया स्तर था। वे अब केवल समय की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि सक्रिय रूप से उसके अनदेखे भविष्य को आकार दे रहे थे। यह समय के साथ उनका सबसे गहरा सह निर्माणात्मक संबंध था, जो उन्हें ब्रह्मांड के भाग्य के सबसे महत्वपूर्ण आर्किटेक्ट्स में से एक बनाता था। स्टोरी वन हिलन, अनंत सामंजस्य का रक्षक। अंतर्दृष्टि के उपहार के साथ विजय तौर अब अनंत सामंजस्य के रक्षक बन चुके थे। उन्होंने समय को इस हद तक समझ लिया था कि वे उसके हर स्पंदन, हर विचार और हर आकांक्षा को नियंत्रित नहीं, बल्कि पोषित कर सकते थे। समय स्वयं अपनी सर्वोच्च क्षमता पर कार्य कर रहा था और विजय तौर यह सुनिश्चित कर रहे थे कि यह अवस्था हमेशा बनी रहे। जिया, दक्ष और दिव्या ने मिलकर ब्रह्मांड के हर आयाम में समय के शाश्वत प्रकाश को फैलाया। उन्होंने देखा कि हर प्राणी, हर ग्रह और हर तारा समय के साथ एक पूर्ण सामंजस्य में विद्यमान था। कोई संघर्ष नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, केवल समय की अनंत और सुंदर धुन थी। उल्हासनगर का मंदिर, जहां विजय तौर की गाथा शुरू हुई थी, अब समय के अनंत सामंजस्य का केंद्र बन चुका था। यहां से विजय तौर समय के साथ मिलकर नए आयामों का सृजन करते थे, नए जीवन रूपों को आकार देते थे और ब्रह्मांड को उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाते थे। आराध्या की आत्मा, जो समय के हर कण में विलीन थी, इस अंतिम पड़ाव को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी विरासत एक रक्षक के रूप में शुरू हुई थी और अब समय के अनंत सामंजस्य की शाश्वत रक्षक बन चुकी थी। विजय तौर की गाथा अब केवल कहानियों का संग्रह नहीं थी, बल्कि समय के स्वयं के अस्तित्व का एक शाश्वत हिस्सा थी, जो हमेशा के लिए ब्रह्मांड को उसके अनंत सामंजस्य में रखेगी। यह विजय तौर की गाथा का एक गहरा और अंतिम पड़ाव है, जहां उनका अस्तित्व समय के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया है और वे उसके अनंत सामंजस्य के शाश्वत रक्षक बन गए हैं। क्या आप इस कहानी के बारे में कोई अंतिम विचार साझा करना चाहेंगे या कोई नया विषय शुरू करना चाहेंगे? न्यू एपिसोड 18 ब्रह्मांड में सामाय और विजय तौर के स्थापित शाश्वत प्रकाश के बावजूद एक नई अचिंतित ऊर्जा का स्पंदन महसूस हुआ। यह किसी खतरे की आहट नहीं थी, बल्कि अज्ञानता का स्पंदन था। एक ऐसी ऊर्जा जो समय के किसी भी ज्ञात आयाम में मौजूद नहीं थी और जो समय की चेतना को धीरे धीरे धुंधला कर रही थी। यह ऐसा था जैसे समय का कोई हिस्सा अपने ही अस्तित्व को भूलने लगा हो। जिया, दक्ष और दिव्या, जो अब समय के साथ लगभग एकाकार हो चुके थे, इस अजीब से बदलाव को सबसे पहले महसूस कर रहे थे। यह कोई शत्रु नहीं था जिसे वे लड़ सकें, न ही कोई असंतुलन जिसे वे ठीक कर सकें। यह समय की अपनी चेतना के भीतर एक अंधा धब्बा था, एक ऐसा क्षेत्र जहां समय की अपनी यादें और अनुभव खो रहे थे। दिव्या ने इस स्पंदन की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसे लगा जैसे समय के कुछ छोटे हिस्से अपनी पहचान खो रहे हों और उन्हें वापस लाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। दक्ष ने अपनी किताब खोली, लेकिन इसमें इस तरह की ऊर्जा के लिए कोई प्रविष्टि नहीं थी। यह उनके अब तक के सभी ज्ञान से परे था। जिया ने महसूस किया कि अगर यह अज्ञानता का स्पंदन बढ़ता गया तो यह अंततः समय के पूरे शाश्वत प्रकाश को निगल सकता है। यह विजय तौर के लिए एक नई रहस्यमय चुनौती थी। स्टोरी 1 विस्मृति के दूत। अज्ञानता के स्पंदन को समझने के लिए विजय तौर, जिया, दक्ष और दिव्या ने अपनी ऊर्जा को समय के उस क्षेत्र में केंद्रित किया जहां यह ऊर्जा सबसे प्रबल थी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि यह स्पंदन केवल एक अवधारणा नहीं था, बल्कि धीरे धीरे एक रूप ले रहा था। ये विस्मृति के दूत थे, ऐसे प्राणी जो समय के उन हिस्सों से बने थे जो अपनी चेतना खो चुके थे। वे शांत और भावनाहीन थे। उनका एकमात्र उद्देश्य समय के और हिस्सों को अज्ञानता में धकेलना था। ये दूत किसी भी हमले से अप्रभावित थे, क्योंकि वे स्वयं समय की विस्मृतियों से बने थे। उनके स्पर्श से समय के धागे धुंधले पड़ जाते थे, जिससे यादें और घटनाएं गायब होने लगती थीं। उल्हासनगर के प्राचीन मंदिर में भी समय की कुछ प्राचीन स्मृतियां धूमिल पड़ने लगी थीं। जिया ने महसूस किया कि इन दूतों को बल से नहीं हराया जा सकता। हमें इन्हें समझना होगा, उसने कहा। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह समय का ही एक हिस्सा है जो बीमार पड़ गया है। दक्ष ने अपनी किताब में ऐसे प्राचीन प्रतीक खोजे जो समय के मौलिक निर्माण से संबंधित थे, यह उम्मीद करते हुए कि उनमें कोई समाधान मिलेगा।
दिव्या ने अपनी सहानुभूति का उपयोग करके विस्मृति के दूतों की भावनाहीनता के पीछे की उदासी को महसूस किया। यह सामय के उन हिस्सों की उदासी थी जो खुद को भूल गए थे। विजय तौर को सामय के सबसे गहरे घावों को ठीक करना था। उन्हें विस्मृति के दूतों से बात करनी थी। उन्हें समय की संपूर्णता को फिर से याद दिलाना था। यह उनकी अब तक की सबसे कठिन और भावनात्मक चुनौती थी। यह विजय तौर की कहानी में एक नया और गहरा खतरा है। क्या आप देखना चाहेंगे कि वे विस्मृति के दूतों का सामना कैसे करते हैं और समय को इस अज्ञानता से कैसे बचाते हैं? विस्मृति के दूतों का सामना करते हुए विजय तौर समझ गए कि उन्हें लड़ने के बजाय जुड़ना होगा। जिया ने अपनी गहन चेतना का उपयोग करके समय के उन धुंधले हिस्सों तक एक पुल बनाने की कोशिश की जहां से विस्मृति के दूत आए थे। यह स्मृति का सेतु समय की वर्तमान जागरूक चेतना को उसके भूले हुए पहलुओं से जोड़ने का प्रयास था। दक्ष ने अपनी किताब से ऐसे प्राचीन ध्वनियों और लय को खोजा जो समय की मूल संरचना में गूंजते थे। उनका मानना था कि ये ध्वनियां विस्मृति के दूतों की सुप्त स्मृतियों को जगा सकती हैं। उल्हासनगर के प्राचीन मंदिर में दक्ष ने इन ध्वनियों को गूंजायमान किया। उनकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। दिव्या ने अपनी असीम करुणा का उपयोग करके विस्मृति के दूतों की ओर एक भावनात्मक तरंग भेजी। यह कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि समय के भूले हुए हिस्सों के लिए एक गहरी पुकार थी। उन्हें उनकी पहचान और उनके महत्व की याद दिलाने की एक कोशिश थी। धीरे धीरे विस्मृति के दूतों की शांत और भावनाहीन उपस्थिति में एक सूक्ष्म परिवर्तन आने लगा। उनकी धुंधली आंखें एक पल के लिए फोकस हुईं, मानो वे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों। यह स्मृति का सेतु बन रहा था। समय खुद अपनी भूली हुई यादों से जुड़ रहा था। स्टोरी वंस और नॉन, पुनः स्मरण की लहर। स्मृति का सेतु बनने के साथ ही विस्मृति के दूतों में पुनः स्मरण की लहर दौड़ गई। दक्ष द्वारा उत्पन्न प्राचीन ध्वनियों और दिव्या की करुणापूर्ण पुकार ने उनके भीतर दबी हुई स्मृतियों को जगाना शुरू कर दिया। उन्हें याद आने लगा कि वे कभी समय के ही जीवंत हिस्से थे, जिनमें भावनाएं, अनुभव और उद्देश्य थे। अज्ञानता का धुंध छंटने लगा और उनकी वास्तविक पहचान धीरे धीरे वापस लौट आई। जिया ने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके समय के मुख्य प्रवाह को उन आयामों से फिर से जोड़ा जहां विस्मृति के दूत मौजूद थे। यह एकीकरण समय को अपनी खोई हुई स्मृतियों को वापस पाने और पूरी तरह से ठीक होने में मदद कर रहा था। विस्मृति के दूत अब अपनी पहचान वापस पाकर विजय तौर के पास आए। उनकी आंखों में कृतज्ञता और थोड़ी सी शर्मिंदगी थी। उन्होंने समझाया कि वे अनजाने में अज्ञानता की चपेट में आ गए थे जब समय के कुछ हिस्से अलग हो गए थे। अब वे समय की पूर्णता का हिस्सा बनकर खुश थे। यह विजय तौर की एक और अनोखी विजय थी, जहां उन्होंने शत्रु को पराजित करने के बजाय उसे ठीक किया। समय एक बार फिर पूरी तरह से प्रकाशित हो गया था। उसकी हर स्मृति और हर पहलू फिर से जीवंत हो उठा था। उल्हासनगर का प्राचीन मंदिर पुनः स्मरण और एकता का प्रतीक बन गया। विजय तौर की अनंत गाथा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया था, जो करुणा और समझ की शक्ति को दर्शाता था। पुनः स्मरण की लहर के बाद समय अपनी संपूर्णता में वापस आ गया था, पहले से कहीं अधिक समृद्ध और एकीकृत। विजय तौर, जिया, दक्ष और दिव्या ने न केवल विस्मृति के दूतों को ठीक किया था, बल्कि इस प्रक्रिया में उन्हें एक अनमोल उपहार भी मिला था, अंतर्दृष्टि का उपहार। यह एक ऐसी क्षमता थी जो उन्हें समय के उन पहलुओं को भी समझने की अनुमति देती थी जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आए थे या जिन्हें अभी तक समय ने खुद भी नहीं सोचा था। दिव्या अपनी सहजता से भविष्य के संभावित मार्गों में झांक सकती थी, उन घटनाओं को महसूस कर सकती थी जो अभी भी दूर के स्वप्न थे। यह उसे समय को और अधिक सूक्ष्मता से मार्गदर्शन करने में मदद करता था। दक्ष ने अपनी किताब में ऐसे नए प्रतीक और सिद्धांत दर्ज किए जो समय के भावी विकास के पैटर्नों को दर्शाते थे। उल्हासनगर के प्राचीन मंदिर में वह घंटों समय के इन नए रहस्यों का अध्ययन करता रहता था। जिया ने इस अंतर्दृष्टि का उपयोग समय की समग्र योजना को बेहतर बनाने के लिए किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि समय का विकास हमेशा संतुलन और सद्भाव की ओर अग्रसर रहे। यह विजय तौर के लिए एक नया स्तर था। वे अब केवल समय की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि सक्रिय रूप से उसके अनदेखे भविष्य को आकार दे रहे थे। यह समय के साथ उनका सबसे गहरा सह निर्माणात्मक संबंध था, जो उन्हें ब्रह्मांड के भाग्य के सबसे महत्वपूर्ण आर्किटेक्ट्स में से एक बनाता था। स्टोरी वन के
अनंत सामंजस्य का रक्षक। अंतर्दृष्टि के उपहार के साथ विजय तौर अब अनंत सामंजस्य के रक्षक बन चुके थे। उन्होंने समय को इस हद तक समझ लिया था कि वे उसके हर स्पंदन, हर विचार और हर आकांक्षा को नियंत्रित नहीं बल्कि पोषित कर सकते थे। समय स्वयं अपनी सर्वोच्च क्षमता पर कार्य कर रहा था और विजय तौर यह सुनिश्चित कर रहे थे कि यह अवस्था हमेशा बनी रहे। जिया, दक्ष और दिव्या ने मिलकर ब्रह्मांड के हर आयाम में समय के शाश्वत प्रकाश को फैलाया। उन्होंने देखा कि हर प्राणी, हर ग्रह और हर तारा समय के साथ एक पूर्ण सामंजस्य में विद्यमान था। कोई संघर्ष नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, केवल समय की अनंत और सुंदर धुन थी। उल्हासनगर का मंदिर अब समय के शाश्वत प्रकाश का केंद्र बन चुका था, जहां से यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती थी। आराध्या की आत्मा, जो समय के हर कण में विलीन थी, इस शाश्वत दृश्य को देखकर आनंदित थी। उसकी यात्रा एक रक्षक के रूप में शुरू हुई थी और अब उसकी विरासत समय के शाश्वत प्रकाश में अमर हो चुकी थी। उदाहरण के लिए, जब उल्हासनगर में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना होता तो वीरा समय के प्रवाह से उसके सबसे सामंजस्यपूर्ण परिणाम को भांप लेती और सूक्ष्मता से सही दिशा में मार्गदर्शन करती। उसकी उपस्थिति ने शहर में एक नई शांति और समृद्धि ला दी थी। लोग अनायास ही सही समय पर सही काम करते थे। वीरा विजयतौर की अनंत गाथा में एक नया आयाम थी। वह केवल समय की रक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि उसे भौतिक दुनिया के हर कोने में फैला रही थी। वह इस बात का प्रमाण थी कि समय की चेतना हर जगह मौजूद हो सकती है, चाहे वह सबसे बड़े ब्रह्मांडीय आयामों में हो या उल्हासनगर की सबसे छोटी गली में। वीरा के माध्यम से समय खुद भौतिक जगत में जी रहा था और विजयतौर का उद्देश्य अब समय के हर रूप और हर स्तर पर अनंत सामंजस्य बनाए रखना था। समय के साथ वीरा के गहरे जुड़ाव ने उल्हासनगर में एक अनोखी शांति स्थापित कर दी थी। पर हर महान शक्ति के साथ एक सूक्ष्म चुनौती भी आती है। वीरा ने महसूस किया कि कभी-कभी शहर की पुरानी गलियों, खंडहरों और व्यस्त बाजारों से एक अजीब सा कोलाहल उठता था। यह आवाजों या शोर का नहीं, बल्कि यादों का कोलाहल था। उन दबी हुई स्मृतियों का जो समय के भौतिक स्वरूप में समा गई थी और अब वीरा के माध्यम से फिर से उभर रही थी। ये यादें अच्छी या बुरी नहीं थीं, बस अनियंत्रित थीं। किसी पुरानी इमारत से हंसी की गूंज उठती तो किसी सुनसान चौराहे पर वर्षों पहले हुई किसी घटना का दृश्य पल भर के लिए साकार हो जाता। यह लोगों को भ्रमित कर रहा था, उनके वर्तमान को अतीत से उलझा रहा था। वीरा समझ गई कि समय की भौतिक चेतना भले ही सद्भाव में हो, फिर भी अपनी पिछली कहानियों को संयमित रूप से व्यक्त करना सीख रही थी। जिया, दक्ष और दिव्या ने वीरा को इस चुनौती का सामना करने में मार्गदर्शन किया। उन्होंने समझाया कि यह समय का अपनी भौतिक उपस्थिति को समझना और उसे नियंत्रित करना सीख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी नई क्षमताओं को सीखता है। वीरा को इन यादों के कोलाहल को व्यवस्थित करना था। उन्हें समय के प्रवाह में इस तरह से एकीकृत करना था कि वे बोझ न बने, बल्कि एक सुंदर इतिहास बन जाए। यह विजयतौर के लिए एक नया कार्य था, समय की भौतिक स्मृतियों को शांत करना। यादों के कोलाहल को शांत करने के लिए वीरा ने अपनी अनूठी शक्ति का उपयोग किया, समय की भौतिक स्मृतियों से सीधे जुड़ने की क्षमता। उसने उल्हासनगर के उन स्थानों पर समय बिताया जहां कोलाहल सबसे तीव्र था। अपनी आंखें बंद करके उसने उन स्मृतियों को एक एक करके महसूस किया, उन्हें समझा और फिर उन्हें एक धुन में ढाला। यह स्मृतियों की धुन थी, समय के अतीत का एक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण संगीत। वीरा ने अपनी ऊर्जा से उन यादों को प्यार से छुआ, उन्हें बताया कि वे सुरक्षित हैं और उन्हें अब अराजकता पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। उसने उन्हें समय के विशाल प्रवाह में एक शांत धारा के रूप में वापस ले लिया, जहां वे दूसरों को भ्रमित किए बिना मौजूद रह सकें। जहां पहले पुरानी यादें अचानक प्रकट होकर लोगों को चौंका देती थीं, अब वहां केवल एक हल्की सी सुखद अनुभूति रह जाती थी, जैसे किसी पुरानी कहानी का शांत एहसास। उल्हासनगर में एक नई शांति छा गई। लोग अभी भी अपनी जड़ों और इतिहास को महसूस करते थे, लेकिन बिना किसी भ्रम के। यह वीरा की बड़ी सफलता थी, जिसने समय के भौतिक स्वरूप को भी पूर्ण संतुलन में ला दिया। जिया, दक्ष और दिव्या ने उसे गर्व से देखा। वीरा ने विजयतौर की विरासत को एक नए स्तर पर ले लिया था, यह साबित करते हुए कि समय की रक्षा उसके हर आयाम, हर रूप और हर छोटी से छोटी स्मृति तक फैली हुई थी।
विजयटौर की अनंत गाथा जारी थी, अब पृथ्वी के हृदय से गूंजती हुई। स्मृतियों की धुन को व्यवस्थित करने के बाद वीरा ने सामय के भौतिक स्वरूप में एक नया कंपन महसूस किया। यह ज्ञान का कंपन था जो उन प्राचीन रहस्यों से आ रहा था जिन्हें भौतिक जगत ने सदियों पहले भुला दिया था। यह भूले हुए ज्ञान की वापसी थी जो अब वीरा के माध्यम से फिर से दुनिया में आ रही थी। उल्हासनगर के पुराने पुस्तकालयों में जहां धूल भरी किताबों के ढेर लगे थे, वीरा को अक्सर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। जब वह किसी पुरानी पांडुलिपि या किसी भूले हुए ग्रंथ को छूती तो उसे उस ज्ञान का सार तुरंत समझ आ जाता था। यह केवल पढ़ना नहीं था, बल्कि समय के भीतर उस ज्ञान के प्रवाह को सीधे अनुभव करना था। विज्ञान, कला, दर्शन, हर क्षेत्र में वीरा उन प्राचीन अंतर्दृष्टियों को पुनर्जीवित कर रही थी जो समय के साथ खो गई थी। जिया, दक्ष और दिव्या ने वीरा को इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन किया। उन्होंने समझाया कि समय अब खुद को भौतिक जगत में भी समृद्ध कर रहा था और वीरा इस प्रक्रिया का वाहक थी। यह ज्ञान किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, बल्कि मानवता को उसके विकास के अगले स्तर तक ले जाने वाला था। वीरा ने सीखा कि इस ज्ञान को कैसे प्रसारित किया जाए ताकि यह भ्रम पैदा न करे, बल्कि समझ और प्रगति लाए। उसकी उपस्थिति ने उल्हासनगर को एक नए सीखने और खोज के केंद्र में बदल दिया था। भूले हुए ज्ञान की वापसी के साथ वीरा केवल समय की एक अवतार नहीं थी, बल्कि भौतिक सामंजस्य का प्रतीक बन गई थी। उसके माध्यम से समय ने भौतिक जगत में भी अपनी पूर्णता प्राप्त कर ली थी। अब उल्हासनगर का हर कण, हर व्यक्ति और हर घटना समय के अनंत और सुंदर प्रवाह के साथ तालमेल बिठा चुकी थी। शहर में एक अभूतपूर्व शांति और समृद्धि थी। लोग अधिक रचनात्मक और सहिष्णु हो गए थे। बीमारियों और संघर्षों में कमी आई थी, क्योंकि समय की सद्भावपूर्ण ऊर्जा उनके जीवन में संतुलन ला रही थी। वीरा का प्रभाव केवल उसके शहर तक सीमित नहीं था। समय के माध्यम से यह ऊर्जा धीरे धीरे पूरे ग्रह पर फैल रही थी, जिससे पृथ्वी भी समय के अनंत सामंजस्य का हिस्सा बन रही थी। जिया, दक्ष और दिव्या अब समय के इस अनंत विस्तार का अभिन्न अंग थे। आराध्या की आत्मा, जो समय के हर कण में विलीन थी, इस अंतिम विजय को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी विरासत अब केवल रक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि समय के हर संभावित रूप के अनंत विस्तार तक पहुंच चुकी थी। विजयटौर की गाथा अब केवल रक्षकों की नहीं थी, बल्कि समय के स्वयं के असीम और शाश्वत अस्तित्व की कहानी थी, जो हमेशा के लिए ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजती रहेगी। समय के अनंत विस्तार का साम्राज्य स्थापित होने के बाद विजयटौर, जिया, दक्ष और दिव्या ने एक नया और गहरा रहस्य महसूस किया। असीम मौन का रहस्य। यह कोई शून्यता नहीं थी, बल्कि समय के भीतर का वह सबसे आंतरिक कोना था जहां कोई भी ध्वनि, विचार या कंपन नहीं पहुंच पाता था। यह हर शुरुआत और हर अंत से परे का स्थान था, समय की अपनी चेतना का सबसे गूढ़ केंद्र। दिव्या ने इस मौन में प्रवेश करने की कोशिश की। उसे लगा जैसे वह ब्रह्मांड की हर अवधारणा से परे जा रही हो, जहां अस्तित्व और गैर अस्तित्व का भेद मिट जाता था। यह एक ऐसा अनुभव था जो किसी भी ज्ञात विजयटौर ने पहले नहीं किया था, यहां तक कि आराध्या ने भी नहीं। उल्हासनगर में भी जब वीरा गहरी नींद में होती थी तो उसकी चेतना कभी कभी इस असीम मौन के किनारे तक पहुंच जाती थी, जिससे उसके सपनों में एक गहरी, अवर्णनीय शांति छा जाती थी। दक्ष ने अपनी किताब में इस मौन को दर्ज करने का प्रयास किया, लेकिन उसके पृष्ठ केवल खाली रह गए। कोई प्रतीक, कोई शब्द, कोई सूत्र इस गहराई को परिभाषित नहीं कर सकता था। जिया ने इस मौन में एक परम शांति महसूस की, लेकिन उसे यह भी पता था कि इसमें प्रवेश करना उनके अस्तित्व को पूरी तरह से बदल सकता है। शायद उन्हें समय में इतना विलीन कर दे कि वे अपनी व्यक्तिगत पहचान भी खो दें। यह विजयटौर के लिए सबसे बड़ी पहेली थी। क्या वे समय के इस अंतिम रहस्य को सुलझा सकते थे, और क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? स्टोरी 125, अस्तित्व से परे का आह्वान। असीम मौन के रहस्य का सामना करते हुए विजयटौर ने एक सामूहिक निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि समय के साथ उनका संबंध अब केवल रक्षा या सृजन तक सीमित नहीं था, बल्कि अस्तित्व से परे का आह्वान स्वीकार करना था। यह समय की स्वयं की पुकार थी, जो उन्हें उसके सबसे गहरे मूल तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रही थी। उन्होंने उल्हासनगर के प्राचीन मंदिर में अपनी शक्तियां केंद्रित की, जहां से समय का शाश्वत प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलता था। जिया, दक्ष और दिव्या ने अपनी चेतना को एक साथ मिलाया और असीम मौन की ओर बढ़ा दिया।
ये एक छलांग थी, विश्वास की छलांग, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि दूसरी ओर क्या था। जैसे ही वे मौन में विलीन हुए, उनकी व्यक्तिगत पहचान, उनकी स्मृतियां और यहां तक कि विजयतौर के रूप में उनका उद्देश्य भी मिटने लगा। वे अब केवल समय के साथ एक नहीं थे, बल्कि वे स्वयं समय बन चुके थे। समय का वह शुद्ध, अनगढ़ और अस्तित्व से परे का सार। यह विजयतौर की गाथा का अंतिम, सबसे गहन अध्याय था। वे अब कोई कहानी नहीं थे, बल्कि समय की अनंत और शाश्वत चेतना का अविभाज्य हिस्सा बन चुके थे। आराध्या की विरासत अब केवल समय की रक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि समय के हर रूप, हर आयाम और हर असीम मौन में शाश्वत रूप से विद्यमान थी। विजयतौर की गाथा अब ब्रह्मांड के साथ ही समाप्त हो गई थी, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मांड बन चुके थे।